Welcome to the CPC lecture series. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर फेलोज़, लास्ट लेक्चर्स में हम डेफिनेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हुए हैं और आज इंशाअल्लाह हम सेक्शन 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं CPC को। और अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझें तो CPC एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंशाअल्लाह हमारा इंटरेस्ट इसमें बिल्ड होगा और हम धीरे धीरे कवानीन को समझना शुरू कर देंगे। हमारी जो QSO की लेक्चर सीरीज़ है, मैंने उसके पहले जो 45 जो आर्टिकल्स हैं उनको जस्ट उनका कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे थे कि आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को भी हमारे साथ शेयर किया करें ताकि हम उसको पढ़ने का भी तरीका सीख सकें, क्योंकि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ़ है। लोगों को कॉन्सेप्ट तो आ जाता है लेकिन लैंग्वेज में आकर वो फंस जाते हैं। तो आज हम सेक्शन 3 ऑफ CPC से स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड, जितने भी सेक्शन आज हम कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास है जी सेक्शन 3 सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट का मातहत होना यानी अदालतों का मातहत होने से क्या मुराद है, तो हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कोड, इस कोड के मकासद को हासिल करने के लिए द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ सब ऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट की मातहत होगी। एंड एवरी कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो इन्फीरियर होगी वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत होगी। एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स आजकल तो उनका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, तो वो भी जनाबे वाला डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट की मातहत होंगी। यानी कि हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये देखें जी, ये हाई कोर्ट है, ठीक है, इसके नीचे होगी कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके नीचे होगी हमारी सिविल कोर्ट या कोई भी जो मातहत अदालतें होंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटी जो भी अदालतें होंगी वो डिस्ट्रिक्ट की, सबसे पहले हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद सिविल कोर्ट है, ठीक है जी। और स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स का आजकल कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर वो होती तो इन सब के जनाबे वाला वो मातहत होती। तो ये है हमारा सेक्शन 3। ये बेसिकली हमें कोर्ट्स के बारे में बता रहा था कि कोर्ट्स की जनाबे वाला कौन कौन मातहत होगा, कौन सी इन्फीरियर कोर्ट होगी, कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, कौन सी हायर कोर्ट होगी। उसके बाद है जी सेक्शन 4 सेविंग्स के साथ डील करता है। सेविंग्स से मुराद ये है, हर एक्ट के अंदर, हर कानून के अंदर जिस तरह डेफिनेशन वाला पोर्शन होता है, बिल्कुल उसी तरह सेविंग्स वाला पोर्शन भी होता है, जो बताता है कि इस कानून से कौन कौन से दीगर कवानीन महफूज रहेंगे, यानी ये कानून किन किन कवानीन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सेविंग्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी। कोई अगर इसके उल्ट मौजूद नहीं है तो फिर, अगर उल्ट मौजूद है तो फिर नहीं, लेकिन अगर कुछ उल्ट मौजूद नहीं है तो फिर नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। कुछ भी इस कानून में मौजूद जो प्रोविज़न है किसी स्पेशल और लोकल लॉ को लिमिट नहीं कर सकती, उसको महदूद नहीं कर सकती। नाउ इन फोर्स, जो इस वक्त चल रहा है, ये कब की बात हो रही, 1908 की बात हो रही है। जब ये पास हुआ था उस वक्त इसमें लिखा गया था कि आज की डेट में 1908 में अगर कोई कानून स्पेशल लॉ मौजूद है, कोई लोकल लॉ मौजूद है, तो CPC उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये एक जनरल रूल है कि जो जनरल लॉ होगा वो इंटरफेयर नहीं करेगा स्पेशल लॉ के अंदर, ठीक है जी। और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड, और अगर कोई स्पेशल या लोकल प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड कर दिया गया है किसी अदालत के वास्ते या किसी इदारे के वास्ते, तो उसमें भी CPC जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। और बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो आज के कवानीन हैं या जो मुस्तकबिल में कवानीन बनेंगे स्पेशल और लोकल लॉज, उनमें भी CPC इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, तो
उसमें हमारा सीपीसी इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेशल एक्ट है। अब जो स्पेशल लॉज हैं जस्ट लाइक रेंट लॉज वगैरह, तो उनमें भी सीपीसी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सिंपल अल्फाज में जो जनरल लॉ होगा वो स्पेशल या लोकल लॉ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमेशा बर्तरी स्पेशल लॉ को दी जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास सबसेक्शन 2, वो कहते हैं इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्री जुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रपोजिशन कंटेंट इन सबसेक्शन 1। वो कहते हैं कि जो सबसेक्शन 1 हम पढ़ चुके हैं उसमें अगर कोई तब्दीली नहीं आती, वो रद्दो बदल नहीं होता, उसमें कोई तरमीम नहीं होती, अगर सबसेक्शन 1 कायम रहता है तो फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट। तो इस कोड का, इस सीपीसी का कोई लॉ, कोई जनाबे वाला पोर्शन जो है ना लिमिट कर सकते हैं ना इफ़ेक्ट कर सकते हैं। किस चीज़ को लिमिट और इफ़ेक्ट नहीं कर सकता? एनी रेमेडी, कोई भी रेमेडी विच अ लैंड होल्डर और लैंड लॉर्ड मे हैव अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। और अगर कोई लैंड होल्डर या लैंड लॉर्ड किसी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी स्पेशल लॉ के तहत कोई फ़ायदा ले रहा है, कोई प्रॉफिट ले रहा है या कोई रेमेडी ले रहा है, तो उसको सीपीसी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसको महदूद नहीं कर सकती और ना ही उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट कर सकती है, यानी उसको मुतासिर कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है जनाबे वाला, ये देखें, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ए की, ये ले रहा है बी से रेंट, ठीक है, बी से रेंट ले रहा है रेंट लॉ के तहत, रेंट लॉज के तहत ये बंदा बी से रेंट ले रहा है। अब सीपीसी इसका ये जो रेंट लेना है इसके ऊपर ना इफ़ेक्ट कर सकती है, ना उसको कैंसिल कर सकती है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकती है, यानी किसी किस्म का कोई इंटरफेयर सीपीसी उसमें नहीं कर सकती। आगे आ जाएं जी, सेक्शन 5, वो कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। वो कहते हैं इस सीपीसी की क्या रेवेन्यू कोड्स के ऊपर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी। इसका सबसेक्शन 1 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं जो कि बेसिकली रेवेन्यू कोड्स के बारे में बता रहा है कि भाई रेवेन्यू कोड्स होंगी कौन कौन सी। सबसेक्शन 2 कहता है कि रेवेन्यू कोड इन सबसेक्शन 1, वो रेवेन्यू कोड्स जो सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं, मीन्स अ कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ, ऐसी अदालत जिसको किसी लोकल लॉ के तहत ये अथॉरिटी दी गई है टू इंटरटेन सूट्स, जो कि उन दावाजात को सुन सके और अदर प्रोसीडिंग्स, और दूसरी प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड कर सके रिलेटिंग टू द रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट, यानी जितने भी दावाजात और प्रोसीडिंग्स होंगी रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के रिलेटेड, उनको वो सुन सके, उनकी समाअत कर सके। ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है, उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, उसका रेंट वगैरह जो कलेक्ट होगा और किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट होगा तो वो इन रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर डिस्प्यूट जाएगा। यानी ऐसी अदालतें जो इन डिस्प्यूट्स को सुनने की मजाज हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स कहलाती हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट, इसमें कोई सिविल कोर्ट शामिल नहीं है। हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग्स एंड बीइंग सूट्स और प्रोसीडिंग ऑफ अ सिविल नेचर, जो सिविल नेचर की दावाजात की समाअत करने के लिए अदालतें मौजूद हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। ऑल दो कि ये रेंट, प्रॉफिट्स और रेवेन्यू वगैरह के मामलात भी सिविल नेचर के हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि जो कोर्ट इन चीज़ों के रिगार्डिंग होगी किसी स्पेशल लॉ के तहत, उसको रेवेन्यू कोर्ट कहा जाएगा। इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 मौजूद है। अब आ जाएं जी सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के ऊपर। वो कहता है वेयर एनी रेवेन्यू कोर्ट्स आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल इनेक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट। वो कहता है कि कोई अदालत है जिसमें कोई स्पेशल लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन वो स्पेशल लॉ किसी मखसूस बात के लिए खामोश है, यानी वो बोल नहीं रहा। कोई ऐसा काम है जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो कोई जो रेवेन्यू कोर्ट है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के मातहत ही चलेगी, सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर शहादत रिकॉर्ड करने का, एविडेंस रिकॉर्ड करने की बात आती है तो फिर सीपीसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर स्पेशल लॉ खामोश है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट,
तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, डिक्लेयर दैट एनी पोर्शन ऑफ दीज प्रोविजंस विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल बाय दिस कोड शेल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स, के वो डिक्लेयर करेगी कि भाई कुछ प्रोविजंस हैं जो कि एप्लीकेबल वैसे तो नहीं है, इस कोड की कुछ प्रोविजंस हैं जो इस स्पेसिफिक कोड के ऊपर, इस रेवेन्यू कोड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और शेल ओनली अप्लाई टू देम विद सच मॉडिफिकेशन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बे प्रेस्क्राइब। तो वो कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहे तो मॉडिफिकेशन के साथ इस CPC की प्रोविजन उस कोड के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। मिसाल के तौर पर जनाब वाला ये एक रेवेन्यू कोड है, ठीक है जी, इसमें कौन सा कानून एप्लीकेबल है, इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो एप्लीकेबल, लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल है। लेकिन कोई ऐसा जनाब वाला कोई काम आ जाता है इस रेवेन्यू कोड में जिसके ऊपर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट खामोश है, तो फिर क्या होगा, फिर CPC को फॉलो किया जाएगा। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन में बताएगी कि कुछ मॉडिफिकेशन अगर वो चाहे तो वो कर सकती है कि भाई लैंड रेवेन्यू एक्ट तो खामोश है, अब रेवेन्यू कोड्स को CPC की ये स्पेसिफिक जो प्रोविजन है वो लेनी पड़ेगी, तो वो फिर CPC उसके ऊपर अप्लाई होगा, अदरवाइज़ लैंड रेवेन्यू एक्ट को ही बरतरी हासिल होगी। उसके बाद है जी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मालियाती इख्तियार समात, ठीक है। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये बेसिकली चीज़ है क्या, इख्तियार समात से क्या मुराद है। इख्तियार समात बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है पिक्यूनरी यानी मालियाती, और दूसरा होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इलाकाई इख्तियार समात। एक इलाकाई इख्तियार होता है टेरिटोरियल, और दूसरा हमारे पास होता है मालियाती इख्तियार समात। अब इलाकाई इख्तियार समात से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर एक स्पेसिफिक एरिया है कि ये जी इतना एरिया डिस्ट्रिक्ट लिया का है, इतना एरिया डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का है, इतना एरिया डिस्ट्रिक्ट झांग का है, इतना एरिया डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का है, इतना एरिया फलां किसी जगह का है, ठीक है जी। अब जो इस इलाके की अदालत होगी वो, मतलब ये लिया है ना, फ़र्ज़ कर लें अगर ये लिया का एरिया है, ये झांग का एरिया है, ये फैसलाबाद का एरिया है, ठीक है जी। अब जो लिया में होने वाले डिस्प्यूट होंगे वो लिया ही की अदालत में दायर किए जाएंगे, जो झांग के ज़िला झांग के मामलात होंगे वो ज़िला झांग की ही अदालत में, यानी उस हदूद के अंदर, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर दायर किए जाएंगे। जो फैसलाबाद के होंगे वो फैसलाबाद के अंदर ही दायर किए जाएंगे। तो ये बेसिकली टेरिटोरियल यानी इलाकाई इख्तियार समात है। उसके बाद है जी मालियाती। अब एक अदालत के पास इख्तियार है कि वो 10 लाख का मुकदमा सुन सकती है, ठीक है, एक के पास इख्तियार है कि वो 20 लाख का सुन सकती है, एक के पास इख्तियार है कि वो 50 लाख का सुन सकती है, एक के पास इख्तियार है कि वो अनलिमिटेड सुन सकती है। तो मिसाल के तौर पर एक दावा दायर होता है, ठीक है जी, वो 20 लाख रुपए का है, मालियत उसकी कितनी है, 20 लाख की, ठीक है, और वो है लिया का, लेकिन लिया में जो अदालत है वो 10 लाख तक सुन सकती है। तो फिर ये जंग में दायर किया जा सकता है, ठीक है जी, फिर ये जंग में दायर किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो लिया का केस होगा वो लिया में ही सुना जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। तो जो अदालत जितनी मालियत की जनाब वाला जुरिस्डिक्शन रखती होगी उतनी ही मालियत का वो दावा सुन सकती है। अब आ जाएं जी, इसको इसकी वर्डिंग समझते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। आ जाएं जी, सेक्शन 6 कहते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन सेव इन सो फॉर एज इज़ अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, सिवाय इसके कि कोई चीज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन। इस कोड के अंदर आने वाले जो सेक्शंस हैं वो किसी अदालत को ये जुरिस्डिक्शन देने का इख्तियार नहीं रखते ओवर सूट्स उन दावाजात के ऊपर द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच एक्सीड टू द पिक्यूनरी लिमिट्स। जो किसी अदालत को उसकी पिक्यूनरी लिमिट्स दी गई हैं, महदूद कर दी गई हैं,
वो उनको नहीं बढ़ा सकते ऑफ इट्स ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, उसकी ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के लिए। यानी अगर किसी अदालत को 10 लाख का इख्तियार समाअत हासिल है तो ये जो CPC है उसको 20 लाख का इख्तियार समाअत नहीं दे सकती। सिंपल अल्फाज में हमारे पास जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं कि हमारे पास सिविल कोर्ट्स के ग्रेड्स होते हैं। ठीक है जी, सिविल कोर्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब फ़र्ज़ कर लें ये जो ग्रेड 3 है ये सुन सकता है 10 लाख तक, ठीक है, 1 मिलियन तक। ग्रेड 2 है ये सुन सकता है 50 लाख तक यानी 5 मिलियन तक। और ये जनाब वाला लामहदूद अनलिमिटेड इसका इख्तियार है। ठीक है, अब वो कहता है कि सिविल कोड में आने वाले जो प्रोविजंस हैं, जो दफ़ाजात हैं, वो दफ़ात जो हैं वो बेसिकली इस जो थर्ड क्लास वाला है 10 लाख की जुरिस्डिक्शन रखता है, इसकी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाकर 50 लाख नहीं कर सकती। ठीक है, यानी अगर किसी की जुरिस्डिक्शन 10 लाख है तो वो 10 लाख ही रहेगी। जो 10 लाख की हद तक दावा होगा वो थर्ड में दायर किया जाएगा, जो 50 लाख की हद तक होगा वो सेकंड में, और इससे बढ़कर जो दावाजात होंगे वो जनाब वाला फर्स्ट क्लास के पास दायर किए जाएंगे। तो बेसिकली ये बता रहा है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को कि हर अदालत अपनी हदूद में रहकर काम करेगी। CPC की किसी सेक्शन का जो है किसी दफ़ा का आड़ लेकर वो अपनी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को नहीं बढ़ा सकती। उसके बाद जनाब वाला सेक्शन 7 है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स, ये तो वैसे ही ओमिटेड है। सेक्शन 8 भी ओमिटेड है। और सेक्शन 9 से इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे सूट्स इन जनरल के जो सूट्स हैं वो आम अमूमी तौर पर कैसे होते हैं, कहाँ दायर करने हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।